PS गिरवाल की बुक में जो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 कंडीशंस दी गई हैं और यहाँ पर 6 कंडीशंस में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिनको अगर आप एक बार क्लियर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी आसानी होगी इस इलस्ट्रेशंस को समझने के बाद। तो यहाँ पर 6 केसेस हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ आर फॉलोइंग आइटम सोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हर कंडीशंस दूसरी कंडीशन से सेपरेट है। तो आपको यह बताना है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का बनाएंगे जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट की फॉर्म में होगा, तो उसके अंदर ये जो 6 केसेस हैं इनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी केसेस को यहां पर क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल 5 का जो पहला केस है इसमें लिखा हुआ है कि टूर्नामेंट फंड 2 लाख रुपीज। तो फंड चाहे वो कैपिटल फंड हो, स्पेसिफिक फंड हो, जर्नल फंड हो, कोई भी फंड हो, वो आपका लायबिलिटी की साइड में ही आएगा। इसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए 60,000। अगर किसी एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमारे पास स्पेसिफिक फंड है तो सबसे पहले उस एक्सपेंसेस को फंड से एडजस्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लायबिलिटी की तरफ ही 2 लाख रुपीज में से हम इस 60,000 को माइनस करके एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस की तरफ इस 60,000 को नहीं दिखाएंगे। हाँ, अगर हमारे पास ये फंड नहीं होता तब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर की तरफ ये एक्सपेंसेस जरूर दिखाते, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। इसके अलावा रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000 है। अगर कोई भी रिसिप्ट हमें होती है और उस रिसिप्ट से रिलेटेड अगर हमारे पास पहले से ही कोई फंड है तो हम उस रिसिप्ट को भी उसी फंड में प्लस करेंगे। इस रिसिप्ट को भी हम इस टूर्नामेंट फंड में ही प्लस कर देंगे 2 लाख रुपीज के अंदर 80,000 को। अगर सपोज टू हमारे पास ये रिसिप्ट डायरेक्ट होती है, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000, और ये फंड क्वेश्चंस में गिवन ना होता तो उस केस में फिर हम इसको लायबिलिटी की तरफ नहीं दिखाते, फिर उस केस में हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम कॉलम में क्रेडिट की तरफ लिख के दिखाते 80,000। सबसे पहले हम यहां लायबिलिटी साइड में लिखेंगे टूर्नामेंट फंड 2 लाख रुपीज, एड रिसिप्ट्स फ्रॉम टूर्नामेंट फंड, ये 80,000 हम इसमें प्लस कर देंगे, 2,80,000। देन इसके अंदर से फिर हम ये जो हमारा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुआ है माइनस लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60,000 और फाइनल हम 2,20,000 यहां फाइनल फंड के तौर पे दिखा देंगे। और एक्सपेंडिचर और इनकम की तरफ कुछ नहीं दिखाएंगे। जैसे कि हम रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड की अगर बात करें, अगर सपोज टू ये फंड नहीं होता उस केस में हम ये रिसिप्ट 80,000 यहां दिखा सकते थे। और अगर ये फंड सपोज टू नहीं होता तो उस केस में जो एक्सपेंसेस हुआ है हमारा, उस एक्सपेंसेस को हम यहां पर एक्सपेंडिचर की तरफ दिखा सकते थे। अब चूंकि हमारे पास फंड है तो इसलिए इस एक्सपेंसेस को भी हमने इस फंड से ही ट्रीट किया है और इस रिसिप्ट को भी हमने इस स्पेसिफिक फंड में ही प्लस करके यहां फाइनलाइज 2,20,000 किया गया है। केस 2 को अगर हम देख लेते हैं, यहां पे लिखा है बिलियर्ड्स मैच एक्सपेंसेस ₹25,000। इस एक्सपेंसेस से रिलेटेड ना तो हमें कोई रिसिप्ट हुई है, साल भर में कोई रिसिप्ट प्राप्त हुई है, और ना ही कोई यहां पर फंड गिवन है। यहां पर बिलियर्ड्स मैच एक्सपेंसेस क्योंकि 25,000 डायरेक्ट गिवन है तो इसलिए इसको हम सीधे सीधे एक्सपेंडिचर की तरफ लिख देंगे। बिलियर्ड्स मैच एक्सपेंसेस ₹25,000। लायबिलिटी की तरफ इसको किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट के तौर पे नहीं दिया जाएगा। सपोज टू एक कंडीशन अगर हम अपनी तरफ से यहां पे ऐड करके इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि बिलियर्ड्स मैच एक्सपेंसेस है 25,000 और बिलियर्ड्स मैच फंड करके दिया हुआ है 20,000 हमारे क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर बिलियर्ड्स मैच फंड 20,000, एडजस्टमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस वो हम करेंगे यहां पर कितना है, रिलेटेड एक्सपेंसेस 25,000 है, लेकिन एडजस्टमेंट उतना ही हो सकता है, मैक्सिमम जितना हमारे पास फंड है 20,000 तक का हम यहां पे एडजस्टमेंट कर लेंगे आउट ऑफ 25,000। तो हम यहां पे इसकी वैल्यू को कर देंगे नील, इस फंड की वैल्यू को क्या कर देंगे, नील। और बाकी का बचा हुआ बैलेंस 5,000 रुपीज हम यहां बिलियर्ड्स मैच एक्सपेंसेस करके एक्सपेंडिचर के कॉलम में दिखा देंगे। केस 3 में रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट है 50,000 और एक्सपेंसेस है ऑन सिनेमा शो 15,000। तो इसको हम यहां पे किस तरीके से ट्रीट करेंगे, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। केस 3 में जैसे रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट है, अब क्योंकि ये जो रिसिप्ट हुई है इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी फंड एडवांस में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम डायरेक्ट इनकम की तरफ लिखेंगे, ना कि किसी रिलेटेड फंड में, इससे रिलेटेड फंड में इसको मर्ज करके लायबिलिटी की तरफ लिखेंगे। तो सीधा ये अमाउंट आ जाएगा आपका इधर सिनेमा शो 50,000,
देन एक्सपेंसेस हुआ है सिनेमा शो से रिलेटेड 15,000। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस एक्सपेंसेस को यहां इनर कॉलम में 50,000 लिखकर 15,000 एडजस्ट करके 35,000 इनकम में लिख दें, या डायरेक्ट इस एक्सपेंसेस को हम यहां पे लिख सकते हैं एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो 15,000। और इसका कोई भी ट्रीटमेंट यहां लाइबिलिटी की तरफ नहीं होगा। लाइबिलिटी की तरफ इसका ट्रीटमेंट तभी हो सकता था अगर इससे रिलेटेड सपोज टू यहां पे लिखा होता सिनेमा शो फंड फॉर सिनेमा शो। अगर फंड फॉर सिनेमा शो हमारे पास होता तो पहले तो हम उस फंड को यहां पर लिखते, जो भी फंड होता वॉट एवर, मान लीजिए अगर हमारे पास वो 1 लाख रुपीज का फंड है, उसके बाद ये जो रिसिप्ट है इसको 50,000 को यहां पे प्लस किया जाता, 1,50,000 इसको बनाया जाता और 1,50,000 में से 15,000 एडजस्ट करके 1,35,000 यहाँ पे लिखना होता। तो लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट हमने सिनेमा शो टिकट से जो हमें पैसा मिला एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट के तौर पर वो हमने इनकम में लिखा, और जो हमारा एक्सपेंसेस हुआ सिनेमा शो पर वो हमने सीधा सीधा एक्सपेंडिचर की तरफ लिख दिया। बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना कि अगर कोई भी स्पेसिफिक फंड है या कैपिटल फंड है या जनरल फंड है, इन सब का नेचर होता है लाइबिलिटी। ये हमेशा लाइबिलिटी के कॉलम में लिखे जाते हैं। अगर आप किसी भी फंड को इन्वेस्ट कर देते हैं बैंक में, तो या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं फंड को, तो वो जो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो असेट्स में कंसिडर किया जाता है। सेम टाइम पर वो असेट्स कॉलम में भी दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। लेकिन एक बात जो ध्यान रखने वाली है, जैसे कि अभी हमारे पास प्राइस फंड था, हमने उसको इन्वेस्ट करा, उसको इन्वेस्ट करने के बाद जो हमें इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको भी हम लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट करते हैं स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट को। लेकिन अगर वहीं जर्नल फंड का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जर्नल फंड का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको लाइबिलिटी की तरफ नहीं लिखते हैं, उसको हमेशा इनकम की तरफ लिखा जाता है। तो क्या समझ में आया आपको? स्पेसिफिक फंड के इन्वेस्टमेंट पे कमाया गया इंटरेस्ट लाइबिलिटी होता है, जर्नल फंड के इन्वेस्टमेंट पे कमाया हुआ इंटरेस्ट इनकम कहलाता है। तो ये हमेशा आप याद रखना, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे केस 5 जो है इसमें प्राइस फंड दिया हुआ है 80,000, ये लाइबिलिटी की तरफ आ जाएगा। 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2019 80,000, तो ये असेट्स में चला जाएगा क्योंकि इस प्राइस फंड को आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये असेट्स की तरफ चला जाएगा। डोनेशन फॉर प्राइस फंड, ये जो आपको मिली है 12,000, ये इसी फंड में मर्ज कर दी जाएगी, इसी 80,000 में इस 12,000 को हम प्लस कर देंगे। प्राइस फंड अवॉर्डेड 14,000 है, तो ये क्योंकि एक्सपेंसेस इसी फंड से रिलेटेड है, तो इसलिए इस एक्सपेंसेस को फंड से ही एडजस्ट किया जाएगा। तो जो हमारे पास फंड है उसमें से ही 14,000 हम लाइबिलिटी की तरफ माइनस करके एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ ये 14,000 नहीं दिखाया जाएगा। और जो आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड इन एक्चुअल 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पर, वो है 4,000 केवल, लेकिन एक्चुअल में आपने जो इन्वेस्ट किया था वो किया था 80,000 1 अप्रैल 2019 पूरे साल के लिए। 10% से इस पे मिलना चाहिए था आपको 8,000, लेकिन आपको मिला है यहाँ पर 4,000। इससे ये पता चलता है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें जितना हमने अर्न किया है वो हम सब पूरा अमाउंट ही दिखाएंगे लाइबिलिटी की तरफ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट वो हमारा लाइबिलिटी में ही माना जाता है। तो यहाँ पे हमें जो अर्न होगा वो 8,000 अर्न होगा इंटरेस्ट, ना कि 4,000। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। जैसे प्राइस फंड है 80,000, तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्राइस फंड 80,000, इसके बाद लिखा है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2019, तो ये जो है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका असेट्स बन जाएगा 80,000 क्वेश्चंस के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है। देन इसके बाद डोनेशन जो मिली है वो 12,000 है, तो डोनेशन प्लस, क्योंकि वो इसी प्राइस फंड से रिलेटेड है तो इसलिए इसको इसी में प्लस करेंगे 12,000 इसी फंड के अंदर, तो ये हो गया आपका 92,000। देन इसके बाद आपने जो एक्सपेंसेस किया है, प्राइज अवॉर्डेड 14,000 है, तो इसको माइनस कर देंगे, प्राइज अवॉर्डेड ये है आपका 14,000 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस अवॉर्डेड है ये आपका इसी फंड से एडजस्ट होगा, तो इसको 92 में से 14,000 जब आप माइनस करेंगे तो ये बचेगा 78,000। ये आपका फंड है जो कि फाइनल फंड है। लेकिन इस फंड में आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है एट द रेट 10% जो कि इस इन्वेस्टमेंट पे कमाया जाएगा, तो वो होगा ऑब्वियसली पूरे साल भर का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने 1 अप्रैल को कर दिया था 8,000 रुपीज, तो 8,000 में से आपको केवल 4,000 ही मिला है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है ये देखिए कि इंटरेस्ट रिसीव्ड 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 4,000, तो
4000 ये तो आप प्लस करेंगे ही, लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको टोटल जो जिस पे आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वो फुल अमाउंट दिखाना है, आइदर रिसीव्ड और नोट। तो नोट वाला जो नहीं रिसीव्ड हुआ उसको आप लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट 4000। इस तरह से इसका टोटल करने के बाद आपका जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 86,000। तो प्राइज फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 86,000 के अमाउंट से आप शो करेंगे। अब क्योंकि ये 4000 आपको एक्रूड जो रिसिप्ट है आपका, मतलब एक्रूड इंटरेस्ट जो रिसिप्ट एक्रूड हो जाती है वो असेट्स में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो इसको 4000 को आप असेट्स की तरफ भी लिखने वाले हैं। आपने 11th में पढ़ा था ना, जब असेट्स के बारे में हम पढ़ते थे कि भाई एक्रूड इनकम या एक्रूड रिसिप्ट ऑलवेज कंसिडर एज ए असेट्स, तो एक्रूड इंटरेस्ट 8000 में से 4000 मिल गया, तो बचा हुआ 4000 ये हमारा इधर असेट्स की तरफ भी रिफ्लेक्ट करेगा। यहां पे जो केस 6 है काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी ट्रेंडिंग डाउट है, ये काफ़ी बच्चों के बीच में पॉपुलर डाउट है और हर बच्चा एक ना एक बार तो इसको एज ए डाउट लेता ही है अपने टीचर से, तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। एनपीओ के अंदर जो ये केस है यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, यहाँ पे एक पवेलियन के ऊपर 6 लाख रुपए खर्च किए गए, ठीक है। उसके बाद जो है जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस है। पवेलियन फंड, जब हमने पवेलियन के ऊपर पैसा खर्च किया तो ऑलरेडी हमारे पास एनपीओ के पास पवेलियन फंड भी था, जिस पवेलियन फंड की वैल्यू थी हमारे पास 8 लाख रुपये, जो कि ओपनिंग बैलेंस के तौर पे था। फिर डोनेशन भी मिली पवेलियन फंड को लेकर 15 सितंबर 2019 को करंट ईयर में 10 लाख रुपीज। तो इस तरीके से पवेलियन फंड हमारे पास अब 18 लाख रुपीज हो गया और कैपिटल फंड भी हमारे पास है जो कि 20 लाख रुपीज है। तो इस पूरे प्रोसेस को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे दो तरह के फंड के बारे में बात की गई है, एक है कैपिटल फंड और दूसरा है स्पेसिफिक फंड। फंड कोई भी हो, दोनों ही लाइबिलिटी होंगे। स्पेसिफिक फंड जो है ये अपने आप में जो इसका नाम है वो है पवेलियन फंड। पवेलियन एक तरह की बिल्डिंग होती है, जैसे बिल्डिंग जो बनती है जिसमें दर्शक वगैरह जो बैठ के देखते हैं लोग, वो ही पवेलियन बिल्डिंग कहलाती है। मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो बिल्डिंग है पवेलियन बिल्डिंग। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पवेलियन फंड हमारे पास 8 लाख रुपीज का है ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस। हमें कुछ डोनेशन भी मिल जाती है, डोनेशन है 10 लाख रुपीज, तो उसको भी हम इसी पवेलियन फंड में प्लस कर देंगे। तो इस तरह से पवेलियन फंड हो गया हमारा 18 लाख। अब हमने जो पवेलियन के ऊपर पैसा खर्च किया वो पैसा खर्च किया 6 लाख रुपीज इस कंडीशंस के हिसाब से। इस कंडीशंस के हिसाब से अगर हम 6 लाख रुपीज इस पे खर्च करते हैं तो हम यहाँ पे सीधा सीधा जो है इस 6 लाख रुपीज को इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस 6 लाख रुपीज। किस नाम से लिखेंगे अभी बताऊंगा मैं आपको। तो अब फाइनली आपके पास जो पवेलियन फंड का अमाउंट बचेगा वो बचेगा 12 लाख रुपीज। तो इसको तो आपने यहां दिखा दिया। अब पवेलियन अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपने आप में एक बिल्डिंग है, तो यहां पर वो असेट्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग बनेगी तो ऑब्वियसली बिल्डिंग असेट्स बनेगी। पवेलियन इन प्रोग्रेस, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है। 6 लाख रुपीज की बिल्डिंग बना दी आपने। अब हमारे पास कैपिटल फंड भी है इस क्वेश्चन के हिसाब से। कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है यहां पर 20 लाख रुपीज। ओपनिंग बैलेंस हम करके लिख सकते हैं 20 लाख रुपीज है। अब इन दोनों फंड में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। पहला डिफरेंस ये है कि जो आपका स्पेसिफिक फंड है ये हमेशा कैश की फॉर्म में होगा। मतलब हमें कोई भी पैसा देगा कैश की फॉर्म में कि भैया ये पैसा पकड़ो और इसको यहां इस पर्टिकुलर जगह पे खर्च कर देना। कैपिटल फंड हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, ये कैश की फॉर्म में नहीं होता। किसकी फॉर्म में होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये स्पेसिफिक फंड से हमने 6 लाख रुपीज निकालकर इससे बिल्डिंग तैयार की, तो बिल्डिंग तैयार होने से एक तो असेट्स इंक्रीज हुई, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज हुआ। एनपीओ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हुआ। तो इसका मतलब ये 6 लाख रुपीज से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का वेटेज भी बढ़ गया। तो इसलिए कैपिटल फंड यहां पे फाइनल हो जाएगा 26 लाख रुपीज। अभी मैं एक रिकैप भी दूंगा। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड से आया 6 लाख रुपए यहां पर, तो प्लस यहां पे आप सीधा सीधा इसको यहां पे लिख दीजिए ट्रांसफर्ड फ्रॉम पवेलियन फंड
और नीचे की तरफ आप लिख दो ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। देखो यहां पे इस केस को मैं अच्छे तरीके से एक बार फिर से आपको रिकैप दे दूं कि मान लीजिए हमारे पास पवेलियन, मान लीजिए नहीं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली कि हमारे पास 8 लाख रुपीज जो है पवेलियन फंड ऑलरेडी एडवांस में है बिगिनिंग में, और 10 लाख रुपए हमारे पास डोनेशन आ जाती है, डोनेशन फॉर पवेलियन फंड के लिए। तो हमारे पास टोटल पवेलियन फंड बढ़ के हो गया 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपीज में से कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन जो है वो 6 लाख रुपए का है। तो ये देखिए स्पेसिफिक फंड में पवेलियन 8 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस, 10 लाख रुपए डोनेशन, 18 हुआ, 18 में से 6 माइनस करके 12 लाख रुपए हमने क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। अब दूसरा, चूंकि ये जो पवेलियन है ये अपने आप में बिल्डिंग है, जैसे आप इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरफ असेट साइड में पवेलियन करके 6 लाख रुपए असेट्स में भी प्लस हो गया। दूसरा, एक फंड हो रहा है हमारे पास जिसको बोलते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड है हमारे पास 20 लाख रुपीज। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक फंड हमेशा कैश की फॉर्म में होता है और कैपिटल फंड हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब जब बिल्डिंग बनेगी तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो अब बिल्डिंग बनेगी तो पैसा तो कम होगा, तो पैसा कम होगा तो फंड कम हो गया, पवेलियन फंड। तो कैश निकल गया हमारे पास से 6 लाख रुपए। एक तरफ तो असेट्स बना और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस होने से क्या चीज इंप्रूव हो गई? कैपिटल फंड इंप्रूव हो गया, क्योंकि होता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में कैपिटल फंड। तो यहां पे जब आप सीधा सीधा लिखेंगे कि ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड से 6 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड हो गया कैपिटल फंड के अंदर। और ये कहां पे चला गया 6 लाख रुपए? बिल्डिंग में तो गया ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर्म में गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो इस तरह से इस पूरे एंटायर क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व किया गया। यहां पे आप बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस, ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड 6 लाख रुपए आया, पवेलियन फंड यहां पे दिया है 8 लाख रुपए, डोनेशन आई 10 लाख रुपए, 18 हुआ। 18 में से 6 लाख रुपए जो आपने ट्रांसफर करा कैपिटल फंड, क्यों किया? क्योंकि इससे आपने एक बिल्डिंग तैयार कर दी, बिल्डिंग से आपकी असेट्स बनी, और ये असेट्स किस में प्लस होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब प्लस होता है तो किसको बढ़ाता है? कैपिटल फंड को। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इलस्ट्रेशन 5 का, काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया है तो बच्चों लाइक करें, और जिससे मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और मैं रेगुलर आपके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं उन सबको यहाँ पे सॉल्व करके एज ए वीडियो आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू सो मच अगेन।